हर कहानी एक आखिरी पड़ाव तक पहुंचती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की अब तक की यात्रा में हमने पैसे, सोच और इंसानी व्यवहार के कई राज खोले हैं, लेकिन अब हम पहुंच गए इस किताब के आखिरी चैप्टर्स पर। यहाँ बातें होगी विरासत की, भरोसे की, स्वतंत्रता की और उन गहरी सच्चाइयों की जो हमारी जिंदगी और पैसे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देती है। यह है सीरीज का अंतिम भाग, एक ऐसा अंत जो असल में एक नई शुरुआत है। तो आइए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस आखिरी और सबसे खास अध्याय की यात्रा। नंबर 1, नथिंग स्प्री। दोस्तों, जिंदगी में हम हर चीज का दाम चुकाने को तैयार रहते हैं, चाहे कार हो, घर हो, खाना हो या छुट्टियां। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम में से ज्यादातर लोग उस कीमत से बचने की कोशिश क्यों करते हैं? यही सवाल हमें इस चैप्टर से मिलता है। मॉर्गन कहते हैं, एवरीथिंग हैज अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स। यानी हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन हर कीमत प्राइस टैग पर लिखी नहीं होती। असल में निवेश की असली कीमत तुरंत दिखाई नहीं देती। जब आप कार खरीदते हो तो उसके साथ प्राइस टैग होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट या किसी भी निवेश में उस प्राइस टैग को देख पाना मुश्किल है। जब मार्केट नीचे गिरता है और आपका पैसा घटता है तो ये फीस जैसे नहीं लगती, बल्कि एक फाइन जैसी लगती है। और हम सब फाइन देने से बचते हैं क्योंकि हमें फाइन एक पनिशमेंट जैसा लगता है। इसलिए जब निवेश में नुकसान दिखता है तो हम सोचते हैं ये सजा है और अगली बार हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट की वोलेटिलिटी कोई फाइन नहीं, बल्कि एक फीस है। मान लीजिए आप डिज्नीलैंड जाते हैं, वहाँ का टिकट $100 का है, लेकिन उस $100 के बदले आपको एक ऐसा दिन मिलता है जिसे आप और आपके बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। 18 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल यही फीस भरते हैं। किसी को नहीं लगता कि ये $100 एक सजा है, ये तो बस कीमत है एक अच्छी याद के लिए। इसी तरह निवेश में मार्केट की गिरावट और उतार चढ़ाव भी एक फीस है। ये तो वो एंट्री टिकट है जो आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत कम निवेशक ये कह पाते कि हाँ, अगर मेरा 20% भी पैसा घट जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इसे सजा समझने की बजाय फीस मान लेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि मार्केट रिटर्न्स कभी फ्री नहीं मिलते। जैसे आप चाहे तो डिज्नीलैंड के बजाय लोकल मेले में $10 का टिकट ले सकते हैं या घर पर फ्री बैठ सकते हैं। आपको मजा तो आएगा, लेकिन वो डिज्नीलैंड जैसा नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कैश या बॉन्ड्स जैसे लो रिस्क ऑप्शन चुनते हैं तो रिटर्न्स भी उसी हिसाब से कम होंगे। आपको बड़े रिटर्न्स चाहिए तो फीस भी बड़ी देनी होगी, जो कि है वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो याद रखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव कोई पनिशमेंट नहीं है, ये उस गेट पास की फीस है जो आपको लंबे समय में शानदार रिटर्न्स दिला सकती है। तो अगली बार जब मार्केट गिरे तो डरे मत, सोचिए ये तो मेरी एंट्री फीस है। नंबर 2, यू एंड मी। हर एक इंसान पैसे को अलग नजरिए से देखता है। जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए बिल्कुल गलत हो सकता है, और यही है पैसे का सबसे बड़ा खेल, यू एंड मी। मॉर्गन कहते हैं, पैसों को लेकर हमारी सोच ज्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंस से बनती है, यानी आपके फैसले आपके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। लेकिन मार्केट वो करोड़ों अलग अलग यू एंड मी के फैसलों पर चलता है। अब चलते हैं 1990s के उस दौर में जिसे कहते हैं द .com बबल। जैसे जैसे ट्रेडर शॉर्ट टर्म गेन के पीछे भागते हैं, मार्केट और ऊपर जाता है, और जितना ऊपर जाता है उतने ही नए लोग लालच में खींच आते हैं। कुछ ही समय में मार्केट की दिशा तय करने वाले वे लोग बन जाते हैं जिनका टाइम होराइजन बस कुछ दिनों का या कुछ महीनों का होता है। यानी लॉन्ग टर्म निवेशक पीछे छूट जाते हैं और खेल शॉर्ट टर्म का हो जाता है। और यही हुआ .com बबल में। लोगों को लगा कि ये वैल्यूएशन का खेल चल रहा है, लेकिन असल में ये यू एंड मी का खेल था। लॉन्ग टर्म बनाम शॉर्ट टर्म, और जब शॉर्ट टर्म ने बाजी मारी तो बबल फूटा। तो सबक क्या है? जब आप निवेश करते हैं, याद रखिए मार्केट सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलता। आपके सामने लाखों अलग अलग यू एंड मी खेल रहे हैं। हर किसी की अपनी जरूरतें, अपनी उम्मीदें और अपना टाइम होराइजन है। आपको अपना रास्ता खुद तय करना होगा, क्योंकि जो किसी और के लिए सही है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पैसा पर्सनल है, मार्केट इम्पर्सनल है, और असली जीत तब है जब आप ये फर्क समझ लेते हैं। नंबर 3, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। पैसे की दुनिया में एक अजीब सा जादू है। वो जादू है निराशावाद का आकर्षण। हम सब जानते हैं कि उम्मीदें रखना अच्छा है, लेकिन फिर भी निराशावाद हमें ज्यादा सच्चा, ज्यादा गहरा और कहीं ना कहीं ज्यादा भरोसेमंद लगता है। क्यों? मॉर्गन लिखते हैं कि आशावाद सुनने में भोला लगता है, लेकिन निराशावाद सुनने में समझदार। जब कोई कहता है सब अच्छा होगा तो लगता है कि वो सपने बेच रहा है, लेकिन जब कोई कहता है मुसीबत आने वाली है तो हमें लगता है शायद वो सच्चाई बता रहा है। 2004 में न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू लिया। वो महान साइंटिस्ट जो
21 साल की उम्र में एक लाइलाज बीमारी के कारण पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे। न बोल सकते थे न चल सकते थे। लेकिन जब इंटरव्यूअर ने पूछा आर यू ऑलवेज दिस चीयरफुल, तो हॉकिंग ने अपने कंप्यूटर से जवाब दिया, जब मैं 21 साल का था मेरी उम्मीदें 0 पर आ गई थी, उसके बाद जो भी मिला वो मेरे लिए बोनस है। सोचिए, उम्मीदें 0 और जिंदगी का हर पल बोनस। यही है निराशावाद का आकर्षण। जब हम मान लेते कि हालात बिगड़ेंगे तो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो भी फीका नहीं लगता, बल्कि अगर चीजें उम्मीद से थोड़ी भी बेहतर निकलती है तो हमें लगता है वाह, जिंदगी ने तो गिफ्ट दे दिया। निराशावाद उम्मीदों को घटा देता है और यही वजह है कि वो इतना सेडक्टिव लगता है, क्योंकि अगर बुरा हुआ तो हम पहले से तैयार हैं और अगर अच्छा हुआ तो वो एक सुखद आश्चर्य बन जाता है। यही कारण है कि मार्केट में, बिजनेस में और जिंदगी में लोग निराशावादी कहानियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आशावाद बिकता है लेकिन निराशावाद मुंह लेता है। और सबसे बड़ा व्यंग ये है कि निराशावाद अपनाना भी कहीं ना कहीं एक आशावाद ही है, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपकी सोच से बेहतर निकलेंगी। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि हालात बिगड़ेंगे, सोचिए शायद वो सिर्फ अपनी उम्मीदों को घटा रहा है, ताकि अगर चीजें ठीक निकले तो वो भी स्टीफन हॉकिंग की तरह कह सके कि जिंदगी का हर पल एक बोनस है। नंबर 4, व्हेन यू बिलीव एनीथिंग। निवेश की दुनिया सबसे खतरनाक और सबसे मोहक जगह है, क्योंकि यहाँ एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और यही वजह है कि लोग कुछ भी मान लेते हैं। मॉर्गन लिखते हैं कि लोग अक्सर उन बातों पर भरोसा कर लेते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। क्यों? क्योंकि निवेश में दाव बहुत बड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर किसी की भविष्यवाणी की सच होने की संभावना सिर्फ 1% भी है और वो सच हो गया तो आप अमीर बन सकते हैं, तो लोग कहते हैं कि चलो सुन ही लेते हैं, शायद वो यही मौका हो। यही कारण है कि लोग टीवी पर आने वाली इन्वेस्टमेंट कमेंट्री को ध्यान से सुनते हैं, भले ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब क्यों ना हो। फिर भी लोग सोचते हैं कि क्या पता इस बार यही भविष्यवाणी सच हो जाए, क्योंकि शेयर बाजार में हर दिन ऐसे मौके मिलते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ऐसे मौके मौसम की भविष्यवाणी में नहीं मिलते। बारिश होगी या धूप, इससे आपकी किस्मत नहीं बदलती। लेकिन स्टॉक मार्केट वो अगले हफ्ते आपको करोड़पति बना सकता है, और यही लालच लोगों को भ्रम में फंसा देता है। समस्या सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जब आप किसी स्ट्रैटेजी या स्टॉक को चुन लेते हैं तो आप सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अपने दिमाग और पहचान से भी उसमें निवेश कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक्स 10 गुना बढ़ेगा तो वो आपकी ट्राइब बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि कोई पॉलिसी हाइपर इन्फ्लेशन लाएगी तो वो आपका पक्ष बन जाता है। अब ये आपके लिए सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी उम्मीद बन जाता है, और यही इंसान सबसे बड़ा धोखा खा जाता है। असल समस्या ये है कि लोग 1% चांस को भी 100% मान लेते हैं, क्योंकि दिमाग लालच और डर में फर्क नहीं कर पाता। जब इनाम इतना बड़ा हो कि जिंदगी बदल जाए तो इंसान हकीकत भूल जाता है और उस सपने को सच मान बैठता है। यही वजह है कि लोग फाइनेंशियल मिथ्स पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दाव जिंदगी बदलने का होता है। तो सबक साफ है, निवेश की दुनिया में सिर्फ इसलिए किसी बात पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि उसका सच होना आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ज्यादातर बार वो सिर्फ 1% पॉसिबिलिटी ही रह जाता है। सच्चाई ये है कि बाजार आपको रोज नए सपने बेचेगा, लेकिन समझदार वही है जो उन सपनों में से हकीकत को पहचान ले। नंबर 5, ऑल टुगेदर नाउ। पैसे की साइकोलॉजी समझना आसान नहीं है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी, उसके सपने और उसके डर सब अलग होते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने पैसों का क्या करना चाहते हो, तो क्या मैं इसका जवाब दे पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, मुझे नहीं पता कि आप कब चाहते हो, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों चाहते हो। यही वजह है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए। एक बार एक डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज कर रहा था। उसने कहा तुम्हें यही करना है और यही सबसे सही है। लेकिन असलियत ये है कि डॉक्टर आपको सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, उनके पास नॉलेज है, वो जानते हैं कि कौन सा इलाज ज्यादातर लोगों पर काम करता है। लेकिन आखिरी फैसला हमेशा पेशेंट का ही होता है। पैसे के साथ भी यही है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नॉलेज या आइडिया देंगे, वो बताएंगे कि कौन से सिद्धांत लंबे समय में काम करते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है ये फैसला सिर्फ आप ही ले सकते हो। तो चलिए अब कुछ छोटे छोटे सुझावों पर नजर डालते हैं, सुझाव जो आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल सकते हैं। पहला, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दी अमीर बनने की चाह आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। दूसरा, खर्च से ज्यादा बचत का महत्व है। आपकी इनकम कितनी है इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना बचाते हो। तीसरा, रिस्क हमेशा पर्सनल होता है। किसी और के लिए जो निवेश सही है वो आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है।
फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए अपने प्लान्स में बदलाव की जगह हमेशा छोड़ो। नंबर 6, कन्फेशन। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत सारे राज है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। ऐसी बात जो शायद आपकी सोच को हिला दे। जिंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है, कोई करोड़पति बनने का सपना देखता है, तो कोई लग्जरी कार और बड़ी हवेली का। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच पैसा कमाना ही सबसे बड़ा मकसद है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी ख्वाहिश छुपी है? चार्ली मंगर ने एक बार कहा था, आई डिड नॉट इंटेंड टू गेट रिच, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट इंडिपेंडेंट। सोचिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे आजादी चाहिए। और यही सच है, हम अमीर होना छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र होना ये हर इंसान का सपना है। मेरे लिए भी पैसे कमाने का असली मतलब यही रहा है। न तो मैं सबसे ऊंचे रिटर्न के पीछे भागना चाहता हूँ, न ही मैं अपने घर और गाड़ियों से किसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब दिखावा भी हो सकता है और उसमें छुपा हुआ रिस्क भी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि हर सुबह उठते ही ये एहसास हो कि मैं और मेरा परिवार अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, यही है मेरे दिल की बात। हर फाइनेंशियल डिसीजन जो मैं लेता हूँ वो इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सोचिए, आपके लिए पैसा क्या है? क्या वो सिर्फ एक नंबर है, या फिर एक ऐसा साधन जो आपको और आपके परिवार को सच में आजादी दे सकता है? तो अगली बार जब आप निवेश करें या कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय ले, तो खुद से पूछे, क्या ये मुझे दिखावे के करीब ले जा रहा है या आजादी के? तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस अद्भुत यात्रा का यहाँ अंत होता है। हमने मिलकर सीखा है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों का आईना है। मुझे पता है कि आज की भागदौड़ में हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी बुक पढ़ सके, इसलिए मैंने आपके लिए इस बुक के सभी चैप्टर्स को कवर किया है, ताकि आप बिना पढ़े भी इसकी हर सीख को अपनी जिंदगी में उतार सके। और क्योंकि ये सारे चैप्टर्स 10 मिनट में समेटना नामुमकिन था, इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट में बांटा। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए थी, मेरे ऑडियंस की केयर के लिए। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इस एफर्ट को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही से शुरू होगी हमारी अगली किताब और एक नई सीख की यात्रा। याद रखिए, पैसा साधन है, मंजिल नहीं। मिलते हैं अगले सफर में एक नई सोच और एक नई किताब के साथ।